नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। हाईकोर्ट के फैसले पर हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा, हाई कोर्ट में 3 महीने से ज्यादा पेंडिंग केस सीधा सुप्रीम कोर्ट को भेजे जाएंगे। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का आधिकारिक नोटिस जारी किया। पब्लिक नोटिस के मुताबिक ये अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त 12:01 से लागू होगा। जम्मू के डोडा में फटा बादल, मची तबाही, 4 की हुई मौत, 10 घर बहे। हादसे के बाद वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई। प्रियंका बोली, भाजपा देश में वोट चोरी की साजिश रच रही, गरीब जनता का हक छीनने नहीं देंगे। बी सुदर्शन रेड्डी बोले, मैं नक्सल समर्थक नहीं, सलवा जुडूम का फैसला माओवादियों के पक्ष में नहीं था, संविधान मेरी एकमात्र विचारधारा। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति पर क्यों हुआ विवाद? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपुल एम पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है। हालांकि इस फैसले पर कॉलेजियम की एक सदस्य जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कड़ा विरोध जताया है। अब आप समझिए कि आखिर में उनकी असहमति के क्या कुछ कारण हैं। जस्टिस नागरत्ना का मानना है कि जस्टिस पंचोली की नियुक्ति न्याय प्रशासन के लिए हानिकारक होगी और कॉलेजियम प्रणाली की विश्वसनीयता को कम करेगी। उन्होंने अपने असहमति नोट में इस बात पर जोर दिया कि जस्टिस पंचोली को जुलाई 2023 में गुजरात हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था और उनकी नियुक्ति की परिस्थितियां संदिग्ध थी। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी बताया कि केवल 3 महीने पहले मई में जब उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए विचाराधीन था तो उन्होंने उस पर आपत्ति जताई थी। तब उनकी जगह दूसरे जज जस्टिस NB अंजारिया को चुना गया था। जस्टिस नागरत्ना ने इस बात पर हैरानी जताई कि इतनी जल्दी फिर से जस्टिस पंचोली का नाम कैसे सामने आ गया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी नियुक्ति से कॉलेजियम की पारदर्शिता पर और विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जस्टिस पंचोली की नियुक्ति होती है तो वो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बन सकते हैं, जो उनके अनुसार संस्थान के हित में नहीं होगा। इस सिफारिश पर कॉलेजियम का फैसला 4-1 के बहुमत से लिया गया। हालांकि जस्टिस नागरत्ना की यह असहमति इस नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। वनतारा को लेकर क्यों बनाई गई SIT? सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस के वनतारा की जांच के लिए एक SIT का गठन किया है। इस टीम का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस J चेलेमेश्वर कर रहे हैं और इसमें अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। SIT का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना है कि वनतारा में जानवरों को भारत और विदेशों से लाने में वन्यजीव संरक्षण कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन किया गया है या नहीं। इसके अलावा टीम पशु कल्याण, वन्यजीव तस्करी और कार्बन क्रेडिट के दुरुपयोग जैसे मुद्दों की भी जांच करेगी। SIT को अपनी जांच रिपोर्ट 12 सितंबर 2025 तक जमा करानी होगी। अब ये पूरा मामला कोल्हापुर के हथिनी माधुरी को वनतारा में स्थानांतरित किए जाने के बाद शुरू हुआ था। हथिनी की सेहत को लेकर पैटा इंडिया की चिंताओं के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे वनतारा भेजने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। लेकिन इस कदम का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता के अनुसार वनतारा पर वन्य जीवों के अवैध आयात और निर्यात का आरोप है और इसे लेकर पहले भी काफी ज्यादा विवाद हो चुके हैं। दक्षिणी अफ्रीकी वन्यजीव संगठन वापसा ने वनतारा के कामकाज पर इससे पहले चिंता जताते हुए जांच की मांग की थी, जिन्होंने आरोप लगाया कि वनतारा में बड़े पैमाने पर जंगली जानवरों को लाया जा रहा है। लेकिन कुछ प्रमुख भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने इस विषय पर प्रकाशित अपनी रिपोर्ट्स को बाद में अपनी वेबसाइट तक से हटा लिया था, जिससे ये मामला और भी ज्यादा जटिल हो गया। इस विशेष जांच टीम का गठन वनतारा की गतिविधियों और वहां जानवरों के ट्रांसफर से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच करना होगा। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर क्यों पड़ा ईडी का छापा? ईडी ने आज सुबह आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर छापेमारी की। उन पर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में करप्शन का आरोप लगाया गया है। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच ACB ने 1 साल पहले आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और
सत्येंद्र जैन के खिलाफ जून में केस दर्ज किया था। एसीबी ने बाद में मामला ईडी को ट्रांसफर कर दिया था। केंद्रीय एजेंसी ने जुलाई में केस दर्ज किया था। वहीं इस कार्रवाई को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड हुई। ये दिखाता है कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है। हम बीजेपी से नहीं डरते, हम देश हितों के साथ खड़े हैं। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं। उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई, एक उनका रवैया बन गया, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। सौरभ भारद्वाज जी के घर पर जो ईडी का रेड चल रहा है उसके पीछे केवल एकमात्र कारण है कि कल देश में प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री झूठी है। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी ने डिग्री को लेकर झूठ बोला, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर झूठ बोला। तो अब इस फजीहत से ध्यान कैसे भटकाया जाए? चलो किसी के यहाँ रेड कर देते हैं। ईडी वालों को पूछा जी कोई केस होगा, रेड बताओ किसके यहाँ करनी है। बोले जी अरविंद जी के यहाँ भी हो चुकी, सत्येंद्र जैन के यहाँ भी हो चुकी, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ हो चुकी। बोले सौरभ भारद्वाज के केस का क्या हुआ? तो ईडी वालों ने बताया सौरभ भारद्वाज के बारे में कि जी सौरभ भारद्वाज जब मंत्री थे, केस तो उस समय से पुराने का है, वो जब वो मंत्री नहीं थे। तो बोले कोई बात नहीं, ध्यान तो भटकेगा। तो ध्यान भटकाने के लिए, प्रधानमंत्री जी की डिग्री के मसले से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर रेड की जा रही है ईडी की। क्या गुजरात में गुमनाम राजनीतिक दलों को मिला करोड़ों का चंदा? गुजरात के 10 गुमनाम दलों को 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिलने की बात सामने आ रही है। दरअसल एक चौंकाने वाले खुलासे के अनुसार गुजरात में रजिस्टर्ड 10 अज्ञात राजनीतिक दलों को 2019 और 2024 के बीच 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला। और ये जानकारी इन दलों द्वारा चुनाव आयोग में जमा की गई रिपोर्ट से सामने आई। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन पार्टियों ने पिछले 5 सालों में केवल 43 उम्मीदवार मैदान में उतारे और उन्हें कुल मिलाकर सिर्फ 54,059 वोट मिले। अब आप इस पूरे मामले को गहराई से समझने की कोशिश करिए। इन दलों ने चुनाव के दौरान अपने खर्च की रिपोर्ट में सिर्फ 39.2 लाख दिखाए, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में 3500 करोड़ रुपए का खर्च बताया है। जब एक अखबार ने इन पार्टियों के प्रमुख से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी के प्रमुख ने कहा कि उन्हें अपने सीए से पूछना पड़ेगा, जबकि सत्यवादी रक्षक पार्टी के प्रमुख ने कहा कि उन्हें हिसाब किताब की ज्यादा समझ नहीं है। इन पार्टियों को 23 अलग अलग राज्यों के दानदाताओं से चंदा मिला। कुछ पार्टियों ने ऑडिट रिपोर्ट में चुनावी खर्च के तौर पर करोड़ों रुपए दिखाए, जैसे कि भारतीय जन परिषद ने 177 करोड़ और सौराष्ट्र जनता पक्ष ने 141 करोड़। इस मामले पर चुनाव आयोग और आयकर विभाग के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि चुनाव आयोग के अधिकारी, उनका काम सिर्फ पार्टियों के साथ तालमेल बिठाना है और उनका पंजीकरण रद्द करने का अधिकार सिर्फ केंद्रीय चुनाव आयोग के पास है। वहीं आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि वो इस मामले में चल रही जांच के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि ये गोपनीय है। क्या पीएम मोदी की ड्यू की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ कई लोग मोदी जी से उनकी डिग्री सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, वहीं अब एक खबर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैचलर डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग CIC का आदेश पलट दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने सोमवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि
कि विश्वविद्यालय डिग्री दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। दरअसल CIC ने 2016 में एक RTI एक्टिविस्ट की याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1978 में BA की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड सार्वजनिक करने के लिए आदेश दिया था। PM मोदी ने भी इसी साल परीक्षा पास की थी। RTI एक्टिविस्ट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने दलील दी कि जो जानकारी मांगी गई वो हर विश्वविद्यालय सार्वजनिक करता है। इसे अक्सर नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर और कई बार अखबारों में भी छापा जाता है। इधर ड्यू की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि महज जिज्ञासा को RTI के जरिए सूचना मांगने का आधार नहीं मांग सकते हैं। ये मामला 2016 में शुरू हुआ जब RTI कार्यकर्ता नीरज कुमार ने ड्यू से 1978 में BA पास करने वाले सभी छात्रों का नाम, रोल नंबर, अंक और पास फेल का ब्यौरा मांगा था। उस साल PM मोदी के BA पास करने का जिक्र किया गया। ड्यू ने इसे व्यक्तिगत जानकारी बताते हुए सूचना देने से ही मना कर दिया था। हालांकि CIC ने इसे लेकर कहा था कि ये जानकारी सार्वजनिक की जाए क्योंकि विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक संस्था है और डिग्री का ब्यौरा सार्वजनिक दस्तावेज माना जाता है। हाईकोर्ट के फैसले में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख क्यों अपनाया? सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में लंबित फैसलों पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट का कहना है कि किसी भी मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अगर 3 महीने तक फैसला नहीं सुनाया जाता तो ये न्याय के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। 3 महीने की समय सीमा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर हाई कोर्ट की कोई बेंच किसी मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद 3 महीने तक फैसला सुरक्षित रखती है और उसे सुनाती नहीं है तो उस मामले को सीधे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाना चाहिए। और रजिस्ट्रार जनरल की भूमिका, कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ये जिम्मेदारी होगी कि वो एक ऐसे मामले की जानकारी हर महीने एक रिपोर्ट में तैयार करे। अगर 3 महीने बाद भी फैसला नहीं आता तो वो इस मामले को चीफ जस्टिस के सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस को ये सुनिश्चित करना होगा कि उस मामले में 2 हफ्ते के अंदर फैसला सुना दिया जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो वो उस मामले को किसी दूसरी बेंच के पास सौंप सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फैसलों में देरी से जनता का न्यायिक व्यवस्था पर से भरोसा कम हो जाता है। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगे अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।